बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा पीएसवी का आज फर्स्ट लेक्चर है और हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है तारीख़ पाकिस्तान। सबसे पहले हम देखेंगे तदरीसी मकासद, यानी कि जो आज हमने पढ़ना है, पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे कि किस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकें। वो है पाकिस्तान में 1971 से 1977 के दौरान मौशी असलाहत के अहम पहलुओं को बयान कर सकेंगे। ठीक है जी। हमारा जो पॉइंट है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। इससे पहले 1970 में इंतखाबात हुए थे और हमारे पास उस टाइम मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान थे। मशरक़ी पाकिस्तान में एक पार्टी थी अवामी लीग, जिसके रहनुमा थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने 169 नशस्तों में से 167 नशस्तें जीती थीं। और मगरबी पाकिस्तान में पार्टी थी पीपल पार्टी, जिसके रहनुमा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने 144 नशस्तों में से 88 नशस्तें जीती थी। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के रहनुमा थे शेख मुजीबुर रहमान। वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ना रही बल्कि एक अलहदा वतन अपना बनाएं। वो इस चीज़ में कामयाब हुए इस मकसद में, और 16 दिसंबर 1971 को उन्होंने पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभारा था। और जो बांग्लादेश है वो बना था 16 दिसंबर 1971 को, और 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ओहदा संभाला था सदर पाकिस्तान का, और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला था। और भुट्टो मुल्क के पहले सिविलियन चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले सिविलियन को चीफ़ मार्शल का एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बनाया गया था। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले जो थे वो जनरल अयूब ख़ान का दौर था, और जनरल अयूब ख़ान के दौर को आमराना दौर तस्वर किया जाता था। और उस टाइम ये लॉजिक जहन में रखी गई कि ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं। हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए उन्होंने एक सिविलियन को चीफ़ मार्शल का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल हालात का सामना था उस वक्त। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसका ख्वाब का इजाज़त नहीं देखा था। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा पाकिस्तान बना कर रहूँगा। और अब हमारा जो पॉइंट है वो है 1971 से 1977 के दौरान मौशी असलाहत के अहम पहलू। इसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 4 पॉइंट्स में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सनतों को कौमी तहवील में लेना। नेक्स्ट है बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना। थर्ड पॉइंट है लेबर असलाहत, और फोर्थ है ज़रई असलाहत। आज जो हम करेंगे वो है सनतों को कौमी तहवील में लेना, और नेक्स्ट बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना। सनतों को कौमी तहवील में लेना, ये हमारा जो पैराग्राफ है ये 2.5 लाइन्स का, इसको हम हेडिंग देंगे 22 ख़ानदानों की इजारादारी के नाम से। ठीक है, हेडिंग क्या होगी? 22 ख़ानदानों की इजारादारी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हेडिंग के कि उस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि 22 ख़ानदान जो थे वो 60% सनती असासों पर और 80% इंश्योरेंस के कारोबार पर कब्ज़ा किए बैठे थे। भुट्टो ने जब देखा कि 22 ख़ानदानों के पास ये सारा कुछ है तो उन्होंने उसके लिए पॉलिसी बनाना शुरू की। उन्होंने 22 ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर दिए थे और 19 कंपनियों को जारी किए गए 10 करोड़ से ज़ायद के सनती लाइसेंस को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा ये पैराग्राफ है उसको हम नाम देंगे सिद्धार्थी ऑर्डिनेंस का। उस टाइम जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी वो ऐसी पॉलिसीज़ थी कि गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहा था और अमीर तबका अमीर से अमीर तर होता जा रहा था। और जब पॉलिसीज़ बनाई जाती थी ऐसी कि हम गरीबों को फ़ायदा हो सके, तो सरमायादार तबका जो था वो इन पॉलिसियों से इत्फाक़ नहीं करता था और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता था। इस वजह से जो पहला कदम लिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो ये था कि 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत 10 बड़ी सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया था। वो 10 बड़ी सनतें कौन सी थी ये आपको नज़र आ रही हैं, इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। और इसके बाद ये 2 लाइनें मैं छोड़ रही हूँ, और थर्ड लाइन, इस लाइन को पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ। 16 जनवरी 1972 को मुल्की मफाद के तहत मज़ीद 11 सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया था। ठीक है, 2 जनवरी 1972 को 10 सनतों को दिया गया था, 16 जनवरी 1972 को मज़ीद 11 सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया था। इसको आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 20 सनती इदारों के डायरेक्टर्स को बरतरफ कर दिया था और उनकी इंतज़ामी एजेंसियाँ भी ख़त्म कर दी थी, और इंतज़ामी मुल्क चलाने के लिए अलग-अलग इंतज़ामी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए थे। ठीक है,
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैंक और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना। अब जो हमारी बैंक थे उनको 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल बैंक कौमी तहवील में ले लिए गए थे। उससे बैंक मुलाजमीन को फ़ायदा सिर्फ नहीं हुआ था बल्कि मुल्क को ओवरऑल इकनॉमिकली फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था। और उसके बाद 19 मार्च 1972 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कौमी तहवील में लिया गया था। उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा किया गया। अब एक दफ़ा दोबारा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जितना हमने पढ़ा है उसके हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर है वो 20 दिसंबर 1971 से 5 जुलाई 1970 का दौर है। उन्होंने 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला था। पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ जिसका ख्वाब का इजाज़त नहीं देखा था। 1971 से 1970 के दौरान मुआशी इस्लाहात के अहम पहलू, जो पहला हमारा इस्लाहात है वो सनती इस्लाहात है, यानी कि सनतों को कौमी तहवील में लेना है। फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है 22 ख़ानदानों की इजारादारी है। उस टाइम 60% सनती असासी और 80% इंश्योरेंस के कारोबार पर 22 ख़ानदानों की इजारादारी थी। सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है उसका नाम है सदारती ऑर्डीनेंस। उसमें यही है कि उन्हें सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया था और 10 सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया था। उसके बाद 16 जनवरी 1972 को मुल्की मफाद के तहत मज़ीद 11 इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया था और 20 सनती इदारों के डायरेक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बैंकों और बीमा कंपनी को कौमी तहवील में लेना। 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कौमी तहवील में लिया गया था। उन्हें स्टेट लाइफ के तहत इकट्ठा कर दिया गया था। और 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल बैंकों को कौमी तहवील में लिया गया था। उससे ना सिर्फ बैंक मुलाजमीन के हालात बेहतर हुए थे बल्कि गवर्नमेंट को उससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ था और जो पैसा था आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना शुरू हो गया था। और अभी जो मैंने हेडिंग्स आपको बताई हैं वो ये PDF फाइल है, इसमें वो हेडिंग्स नहीं दी गई। अभी आपको साथ हम पिक्चर ऐड कर देते हैं जिसमें मैंने अपनी बुक पर हेडिंग्स बनाई हुई हैं और आप उसे देखकर अपनी बुक में हेडिंग्स बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब याद करने का मरहला है कि आपने याद कैसे करना है। बेटा ये याद रखिएगा कि आप लोगों के 9th के एग्ज़ाम नहीं हुए, 10th के एग्ज़ाम जब आप देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा। उसके लिए अब आपको दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। आप पर भारी जिम्मेदारी है कि आप अब जब किसी भी सब्जेक्ट का याद करेंगे तो आपने कोई लाइन उसमें से मिस नहीं करनी, ठीक है। जैसा कि ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसे आप देखिए कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। बन सकता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत कब से कब तक का था। 20 दिसंबर 1971 को उन्होंने किस ओहदे का ओहदा संभाला था। थर्ड इसमें बन सकता है कि पहली तकरीर कब की गई थी। तो पूरा पैराग्राफ उसमें शामिल हो गया, ठीक है। 1971 से 1970 के दौरान मुआशी इस्लाहात के अहम पहलुओं की हेडिंग्स हैं, तो 4 हेडिंग्स हैं वो आप देख सकेंगे। उसके बाद ये सवाल उठता है कि उस टाइम 60% सनती सासे किन के पास थे और किन के पास पर जब्त किए गए थे और किन की सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दिए गए थे। उसके बाद 2 जनवरी 1972 को कौन सा ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी 10 सनतों को कौमी तहवील में लिया गया था और किन के डायरेक्टर्स को बरतरफ किया गया था। बैंकों को कम कौमी तहवील में लिया गया, बीमा कंपनियों को कम कौमी तहवील में लिया गया। इस तरह से आपने मशक़ी सवालात को नहीं देखना, आपने जो आपको ये 2 पेज पढ़ाए गए हैं आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, इसकी हर लाइन को समझना है, हर लाइन को याद करना है, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।